नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। ज्वाइन बीपीएससी प्लेटफॉर्म ऑन टेलीग्राम टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय अपकमिंग लेक्चर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स देखेंगे। ब्रिक्स जो कि 5 नेशंस का एक ब्लॉक है और इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ब्रिक्स न्यूज में क्यों है। देखो दोस्तों, 13th ब्रिक्स समिट जो है वो इंडिया में होने वाला है और देयर आर चांसेस कि इस बार वर्चुअली समिट नहीं होगा। 12th जो समिट था वो रसिया होस्ट करने वाला था, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 वो समिट वर्चुअली किया गया था। बट इस बार चांसेस है कि इंडिया जो है इस समिट को होस्ट करेगा और इस बार सभी लीडर्स फिजिकली प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए भी न्यूज़ में है दोस्तों, क्योंकि इंडिया होस्ट करने वाला है ब्रिक्स। और आप जानते हैं जो पैंगोंग लेक के पास अभी डिसएंगेजमेंट हुआ है इंडिया और चाइना के बीच, मतलब कि जो सैनिक है दोनों देशों के वो पीछे हट गए हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न माना जा रहा है ब्रिक्स समिट को, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इंडिया आने वाले हैं और अगर इस तरह से बॉर्डर में टेंशन्स रहेंगी तो ब्रिक्स समिट एक तरह से अच्छा से नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई ब्रिक्स इज़ इन न्यूज। देखो दोस्तों, आप इस आर्टिकल को देख सकते हो। इंडिया होप्स टू कम्प्लीटली एंड स्टैंड ऑफ विथ चाइना एट LAC अहेड ऑफ ब्रिक्स समिट। तो ब्रिक्स समिट से पहले जो है इंडिया ऐसा होप कर रहा है कि जो बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ है चाइना के साथ वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जान लो। ब्रिक्स दोस्तों 5 देशों का एक ग्रुप है और ये 5 देश कौन से हैं तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इन्हीं के नाम के पहले जो पहला लेटर है उसी से ये ब्रिक्स बना हुआ है। दोस्तों इनिशियली इट वाज नॉट ब्रिक्स, इट वाज ब्रिक, BRIC। ब्रिक में साउथ अफ्रीका नहीं था, बट बाद में साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन कर लिया ब्रिक को और इसके बाद ये ब्रिक ना रहकर ब्रिक्स हो गया। दोस्तों इस मैप में आप देख सकते हो रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इंटरकॉन्टिनेंटल ग्रुपिंग है। दोस्तों थोड़ा सा ब्रिक्स का हिस्ट्री भी जान लो। देखो ब्रिक्स, सबसे पहले ब्रिक जो टर्म है ये एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था जिम ओनेल, जो कि गोल्डमैन सैच में काम करते थे। गोल्डमैन सैच एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो इनिशियली इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला था जो कि रिपोर्ट था ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। इसी रिपोर्ट में इन्होंने ब्रिक टर्म को क्वाइन किया था और इसके बाद जो है 2006 में दोस्तों इन चारों कंट्री ने इनफॉर्मल समिट करना शुरू कर दिया ताकि इस तरह का एक ग्रुपिंग बनाया जाए। बाद में 2009 में ब्रिक बनाया गया और 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया। देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो दोस्तों। देखो ब्रिक्स का कोई एज सच सेक्रेटेरिएट नहीं है, लेकिन क्योंकि ब्रिक्स में एक बैंक आता है दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर आपको शंघाई चाइना में मिलेगा। इसलिए हम लोग ब्रिक्स का सेक्रेटेरिएट शंघाई चाइना को ही कंसीडर करते हैं। देखो अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 3.21 बिलियन पीपल ब्रिक्स कंट्रीज में रहते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 41.53% है। अगर PPP टर्म्स में अगर GDP, कंबाइंड GDP की बात करें दोस्तों तो ये $40.55 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाती है। दोस्तों अगर लैंड एरिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का 26% ब्रिक्स कंट्रीज ऑक्युपाई करता है। अब दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ब्रिक्स के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो सभी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ब्रिक्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोग बेनिफिशियल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, पॉवर्टी एलिवेशन पर काम करेंगे, एक दूसरे मेंबर कंट्रीज के ग्रोथ पर भी फोकस करेंगे और रेस्पेक्टिव कंट्रीज के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म लाएंगे ताकि जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक तरह से अमेरिका का दबदबा है उसको कम किया जा सके। ब्रिक्स कई एरियाज में कॉपरेशन करता है, मैं बारी बारी से सभी को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला एरिया है इकोनॉमिक। ब्रिक्स कंट्रीज में ट्रेड बहुत तेज़ी से ग्रो किया है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे कंट्रीज में बहुत ज़्यादा किया गया है। वेदर चाइना का इन्वेस्टमेंट आपको सभी ब्रिक्स कंट्रीज में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइंड हुए हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में, इकोनॉमिक और ट्रेड कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, कस्टम कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को भी बढ़ाने के लिए। इवन ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल को भी बनाया गया था ताकि जो सारे प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस से रिलेटेड उसको सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा आप न्यू डेवलपमेंट बैंक को जानते ही हैं जो ब्रिक्स का एक पार्ट है। इसके अलावा दोस्तों जब 2019 में ब्रिक्स का समिट हुआ था तो सभी कंट्रीज ने ब्रिक्स का स्पेशल क्रिप्टो करेंसी निकालने की बात कही थी। देखो अभी जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है दोस्तों वो सभी US डॉलर में होता है और जो पेमेंट का सिस्टम है दोस्तों उसको स्विफ्ट कहते हैं। बेसिकली ब्रिक्स कंट्रीज का आइडिया ये है, जब हम लोग अपने आपस में ट्रेड करें तो हम लोग US डॉलर और स्विफ्ट के जगह पर अपना एक कॉमन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ट्रेड करें। अगर पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात करें दोस्तों तो कई सारे
फॉरम्स को डेवलप किया गया, वेदर इट इज़ डिप्लोमेट्स फोरम, पार्लियामेंटेरियन फोरम, ट्रेड यूनियन फोरम, सिविल ब्रिक्स मतलब कि जो कॉमन लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इवन मीडिया फोरम का भी स्थापना किया गया है ताकि जो सभी कंट्रीज हैं उनके जो एक सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। इसके अलावा दोस्तों पीपल टू पीपल एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए कई सारे एग्रीमेंट भी साइन किए गए हैं, वेदर कल्चर के सेक्टर में, स्पोर्ट्स के सेक्टर में, एजुकेशन, फिल्म और यूथ का वेलफेयर के सेक्टर में। अगर पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें दोस्तों तो ब्रिक्स मेंबर्स का एक कॉमन एजेंडा है, दैट इज कि हम लोग पीस एस्टैब्लिश करेंगे पूरे रीजन में, सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे और डेवलपमेंट पर काम करेंगे। अब ये अचीव हो पा रहा है कि नहीं इसको आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों ब्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक का आपको हेडक्वार्टर संघाई चाइना में मिलेगा। 2012 में दोस्तों ब्रिक्स का 4th समिट हुआ था न्यू दिल्ली में और वहीं पे ये डिस्कस किया गया था कि क्यों ना एक हम लोग बैंक बनाएं जो कि ब्रिक्स कंट्रीज के डेवलपमेंट में कोऑपरेट करे, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कोऑपरेट करे। देखो 2014 में एक समिट हुआ फोर्टेलेजा जो कि ब्राज़ील में है और वहीं पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ, सभी कंट्रीज के रेस्पेक्टिव लीडर्स ने एग्रीमेंट को साइन किया कि बैंक को सेटअप किया जाए। इसलिए दोस्तों एनडीबी का स्थापना फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन से हुआ है और बेसिकली एनडीबी का काम है कि ब्रिक्स कंट्रीज में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है उसको फंड करना। देखो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फंड करती है एनडीबी, क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखो एनडीबी की सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पर सभी कंट्रीज का इक्वल राइट है, मतलब कि वर्ल्ड बैंक की तरह नहीं जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कंट्री कंट्रीब्यूट करेगा उसका सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट होगा, यहाँ पे सभी कंट्रीज का इक्वल वोटिंग राइट है। तो इससे किसी भी कोई भी कंट्री न्यू डेवलपमेंट बैंक पर अपना कंट्रोल नहीं जमा सकता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में इस फोटो में दिया हुआ है दोस्तों, इसका रेटिंग्स, इसके प्रोजेक्ट्स और इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पीडीएफ में देख लेना। देखो ब्रिक्स के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं दोस्तों जिसके कारण जो प्रोस्पेरिटी और जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। देखो सबसे पहला चैलेंज है प्रॉब्लम्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स। देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, इवन अगर एग्जांपल ले लें इंडिया और चाइना, दो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं और इनके बीच कितना सारा डिस्प्यूट है। आप इंडिया और चाइना पर मैंने सेपरेट लेक्चर लिया है, वो आप देख सकते हैं। देखो दोस्तों कहने के लिए तो इस ग्रुप में 5 कंट्रीज़ हैं बट बेसिकली 3 कंट्रीज का डोमिनेंस है, डैट इज रसिया, चाइना एंड इंडिया। तीनों एशियन कंट्रीज हैं। यहाँ पर दोस्तों रसिया को भी एशियन कंट्री कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि रसिया का बहुत बड़ा पार्ट एशिया को बिलोंग करता है। देखो कोई भी इसमें यूरोपियन कंट्री नहीं है, डैट्स वाई ब्रिक्स का जो रीच है दोस्तों वो बहुत कम है और इसीलिए ये भी एक चैलेंज है ब्रिक्स के लिए। अगला चैलेंज है दोस्तों लैक ऑफ कंसेंसस। देखो अगर ब्रिक्स कंट्रीज़ की बात करें तो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इंडिया डेमोक्रेसी है, जबकि आप चाइना को देखें तो वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। अब वहीं पे रसिया देखें तो कहने के लिए तो वहाँ डेमोक्रेसी है बट व्लादिमीर पुतिन बहुत दिन से हैं। तो दोस्तों कोई एक सेम आइडियोलॉजी की कंट्रीज यहाँ पर नहीं है। देखो सभी कंट्रीज अलग तरीके से फंक्शन करती हैं, तो यह भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि कोई एक आइडियोलॉजी पे सभी कंट्रीज सहमत नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं दैट चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसका विरोध करता है इंडिया, जिसके कारण दो ब्रिक्स कंट्रीज के बीच टसल होते रहता है दोस्तों। जिसके कारण क्या होता है दोस्तों कि ब्रिक्स में उस तरह से कोऑपरेशन नहीं हो पाता है जैसा होना चाहिए। नाउ व्हाई ब्रिक्स इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है दोस्तों कि इंडिया ब्रिक्स कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करके कई सारे इंटरनेशनल इश्यूज को डील कर सकता है, चाहे वो इंटरनेशनल टेररिज्म हो, क्लाइमेट चेंज हो, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी हो, या फिर जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में इंडिया कई साल से रिफॉर्म्स का डिमांड कर रहा है, वेदर इट इज़ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और अदर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, उस पर ब्रिक्स कंट्रीज के साथ मिलकर काम कर सकता है दोस्तों। दूसरा फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। देखो जब से ब्रिक्स की स्थापना हुई है इंडिया ने बहुत फोकस किया है दोस्तों कि ब्रिक्स कंट्रीज को टेररिज्म के मुद्दे पर एक साथ लाया जाए और यही रीज़न है कि ब्रिक्स ने कुछ दिन पहले 5 थीमेटिक सब ग्रुप्स बनाया था दोस्तों, मतलब कि टेररिज्म से डील करने के लिए 5 सब ग्रुप्स को बनाया गया था। देखो पहला सब ग्रुप था दोस्तों कि टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाएगा। दूसरा था दोस्तों जो इंटरनेट का यूज टेररिस्ट करते हैं अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, उसको खत्म किया जाएगा। तीसरा था दोस्तों कि जो रेडिकलाइजेशन है यूथ में, मतलब कि जो यूथ रेडिकल हो रहे हैं और टेरर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको कम किया जाएगा रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ में।
चौथा था दोस्तों जो फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स हैं, मतलब कि वो किसी ब्रिक्स कंट्री का लैंड यूज ना करें दूसरे ब्रिक्स कंट्री को टारगेट करने के लिए। और पांचवा जो था दोस्तों वो था कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करेंगे, मतलब कि टेररिस्ट से फाइट करने के लिए हम लोग अपने देश में कैपेसिटी को इन्हांस करेंगे। देखो अगला इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए दोस्तों ब्रिक्स का, वो है एनएसजी मेंबरशिप। देखो इंडिया बहुत दिन से कोशिश कर रहा है कि उसको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में मेंबरशिप हासिल हो जाए, और इसमें अगर ब्रिक्स कंट्रीज उसका साथ दे दोस्तों तो ऐसा होना पॉसिबल भी है, क्योंकि ब्रिक्स कंट्री में दोस्तों 2 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, एंड दैट्स वाई अगर ब्रिक्स कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट करे तो इंडिया एनएसजी का मेंबर बन सकता है। अगला इंपॉर्टेंस है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करना है दोस्तों तो उसे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, और उसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ दिन पहले ये न्यूज आया था दोस्तों कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $250 मिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इंडिया के अंदर फंड किया है, तो इसलिए भी ब्रिक्स इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखो ब्रिक्स को इंडिया एज अ प्लेटफॉर्म यूज करता है कई सारे देशों के साथ अपने कोऑपरेशन को इन्हांस करने के लिए। देखो ब्रिक्स में ब्राजील आता है दोस्तों, और ब्राजील लैटिन अमेरिका का पार्ट है, दैट इज साउथ अमेरिका। तो इंडिया ब्राजील के थ्रू साउथ अमेरिकन कंट्रीज से भी अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। उस तरह से अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कंट्री है, तो यहाँ से अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। इसके अलावा दोस्तों ब्रिक्स को इंडिया एज अ प्लेटफॉर्म यूज करता है चाइना के साथ डिसएग्रीमेंट्स को कम करने के लिए, और यही रीजन है दोस्तों कि ब्रिक्स समिट से ठीक पहले लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।